बाबर, इसके ऊपर एक किताब आती है जिसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जो इसकी ख़ुद की ऑटोबायोग्राफी है और तुर्की में लिखी गई है, तुज़ुक बाबरी। ना कई बार फ्लो में हम बाबरनामा बोल जाते हैं, मैं भी बोल जाता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बाबरनामा ही पढ़ा था। तो जो स्टार्टिंग का ग्रास रूट लेवल के ऊपर तैयारी होती है, अगर वो गड़बड़ हो जाती है तो यू रिमेंबर दैम ओनली, उसको करेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एंड सेम केस इज़ विद मी ऑल्सो। जो स्टार्टिंग में आज से 12, 13, 14 साल पहले जो हमने पढ़ाई करी, 13 साल पहले जो पढ़ाई करी थी, वो आज भी ऐसी ही है जिस तरह से हम करेक्ट करके थक जाओ आप, फिर भी वो रहता है। सो इसलिए हमेशा पढ़ाई बहुत अच्छे से करना चाहिए, सही ढंग से करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली भेड़ चाल चलती है, भेड़ चाल से बाहर हटना बहुत ज़रूरी है। प्री इज़ ओके, बट मेंस के अंदर जो आपको नंबर देगा, यू हैव टू हैव योर ओन आइडेंटिटी एस्टैब्लिश्ड। अपनी आइडेंटिटी ज़रूर एस्टैब्लिश करो। हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं होती, एवरीबडी इज़ अ डिफरेंट पर्सन। और उसी डिफरेंस के अंदर मैं ओपन बोलता हूँ कि मैं हर किसी को कैटर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज हर एक की डिमांड अलग होती है, हर एक स्टूडेंट अलग होता है। द फ्रिक्वेंसी दैट मैचेस, तो हमेशा याद रखिएगा, जिस तरीके से मैंने आपको सर्कल सिस्टम सिखाया है, द सोशल सर्कल, तो सोशल सर्कल के अंदर द सोसाइटी पार्ट के साथ साथ में यू हैव टू गो विद द पॉलिटिकल पार्ट, द पॉलिटिकल सर्कल विद इन दी सोसाइटी, बाहर से नहीं आएगा। लेकिन ये जो टाइम पीरियड था, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, गजनी के टाइम से, दे वेयर एलियन रूल्स। चाहे दिल्ली सल्तनत का हो, दिल्ली सल्तनत के अंदर कुछ डायनास्टीज़ थीं जो जनता के लिए काम करना चाहती थीं। देन केम द मुगल्स वेर ऑल्सो एलियनेटेड इनिशियली, एंड देन लेटर ऑन विद द एडवेंट ऑफ अकबर्स रूल, दे बिकेम लिटिल इन्वॉल्व विद द पीपल, लिटिल इन्वॉल्व। सो कंटिन्यू करते हैं, इसका एक शॉर्ट्स बना रहा हूँ, हाईलाइट। सो द थिंग इज़ कि वी वर्क। सो यहाँ पर क्या होता है, ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के ऊपर ऑटोमन्स जो हैं वो सफ़ाविद डायनास्टी को हरा चुके होते हैं और काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं। और साथ ही साथ में जो नॉर्दर्न हिस्सा है उसके अंदर उज़्बेक लोग थे, दे वर वेरी पावरफुल। और इन्हीं के चक्कर के अंदर बाबर अपनी सीट खो देता है। इसकी ओरिजिनल सीट थी फरगना, जहाँ इसके पिताजी एक पेटी रूलर हुआ करते थे, पेटी एक छोटे से राजा थे। दे हैव केम डाउन फ्रॉम समरकंद इनके फोर फादर्स की सीट हुआ करती थी ना। बाबर अपने पिताजी की तरफ से तिमूर की डायनास्टी को बिलोंग करता है और माताजी की तरफ से चिंगिस खान की डायनास्टी को बिलोंग करता है। सो ही हैड ब्लड ऑफ बोथ तिमूर द लेम एंड चिंगिस खान। हिस्टोरियंस ऑफर वंडर व्हाई चिंगिस खान नेवर इन्वेडेड इंडिया, व्हाटएवर, हम उसको बाद में कभी सोचेंगे या समझेंगे। सो बाबर इनिशियली बहुत छोटा रहता है, 11 साल समथिंग का रहता है, जब उसके पिताजी की डेथ हो जाती है और वो राजकाज संभालना चालू करता है। उसके चाचा और मामा इनिशियली अटैक करते हैं, जिनको वो सस्टेन करता है, सेफगार्ड करता है, एंड देन ही ट्राई टू कॉन्कर समरकंद, जो 2 बार वो जीत लेता है। दोनों बार समरकंद उसके हाथ से निकल जाता है, एंड साइमल्टेनियसली ही ऑल्सो लॉस्ट फरगना, जो उसकी ओरिजिनल सीट होती है। सो ही स्पेंड अ लिटिल टाइम एज अ वॉन्डरर। उसके बाद में उसको खबर लगती है कि काबुल के अंदर पॉलिटिकल डिसयूनिटी चल रही है और पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। सो ही अटैक्ड काबुल एंड कॉन्कर्ड अफगानिस्तान, नॉट पूरा अफगानिस्तान, द पार्ट ऑफ काबुल। सो काबुल के बाद में ही कॉन्कर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड रेडेड इनटू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। नाउ इसको कहीं किसी ने कहानी कही थी कि तैमूर द लेम ने इंडिया को जीता था। सो ही हैड दैट थिंग कि इंडिया तो मेरा अपना है, इसको तो मैं वापस जीतूंगा। सो लगातार वो रेड मारता रहता है, कुछ रेड्स उसको छोड़नी पड़ती हैं बिकॉज दूसरी जगह पर रिवोल्ट्स हो जाते हैं। तो द थिंग इज ही वॉज अ फाइटर, व्हाट आई फील पर्सनली, बट नॉट अ कंस्ट्रक्टिव पर्सन और कंस्ट्रक्टिव जीनियस कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबल कर सके। सो एनी हाउ अपने 5th एक्सपीडिशन के अंदर वो बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है 1526 की लड़ाई में, और दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लेता है। उसके बाद 27 में खानुआ की लड़ाई, जो मैंने पहले पिछली क्लास में कही थी, उसमें जीतता है। 28 में ये चंदेरी के राजा मेदिनी राय को हराता है, जो मालवा के उस समय के राजा थे। 28 के अंदर ये फिर से 27 खानुआ, 28 चंदेरी, 29 के अंदर ये घग्गर की लड़ाई लड़ता है। सही बोल रहा हूँ ना? 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29, 4 बैटल्स लड़ने के बाद बाबर शांत हो जाता है और अपने पीछे जो इसके 4 प्रमुख बेटे थे, इनमें आपसी सौहार्द बनाने का निर्देश देते हुए मर जाता है। सो हुमायूं टुक इट टू द हार्ट और सारे भाइयों को सपोर्ट करता है, लेकिन इसके भाई जो थे वो इससे जेलस भी थे और वो खुद राज करना चाहते थे। दे हैव देयर ओन एम्बिशंस, हिडन एम्बिशंस। सो एवरीबडी, कामरान, हिंदाल एंड अस्करी, वे आर रूलिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स एज अ गवर्नर अंडर हुमायूं। हुमायूं के टाइम पीरियड पर एक अफगान बंदा था जो बंगाल और बिहार के जो नवाब हुआ करते थे उनके यहाँ सेवा करता था। ही वॉज अ पेटी जागीरदार, सासाराम बिहार में था, नाम था फरीद।
ये फरीद बाबा बाबर की फ़ोर्स में शामिल होते हैं, बाबर के कामकाज करने के तरीके को समझते हैं, उसकी वॉर टेक्निक्स को समझते हैं, एंड देन लेटर ऑन जैसे ही बाबर को समझ में आता है कि ये बंदा सही नहीं है, फरीद भाग जाता है वापस और बंगाल और बिहार में जाकर अपना राजकाज धीरे धीरे बढ़ाना चालू करता है। एंड समहाउ ही डिपोज्ड दोज रूलर्स एंड टुक द पावर। इस टाइम पर बाबर मर चुका है और हुमायूं अपनी अय्याशी में लगा है। हुमायूं को जब खबर लगती है कि फरीद ने फरीद बाबा जो थे वो एक टाइगर को मारते हैं, इसलिए उनको टाइटल दिया जाता है शेर खान। अब ये शेर खान एक इलाके को जीत लेता है और हुमायूं प्रोसीड करता है वहाँ तक। इन दोनों के बीच में सुलह संधि हो जाती है, वापस हुमायूं कहीं और पहुँचते हैं। इसी बीच में गुजरात वाले बेल्ट के अंदर एक राजा है बहादुर शाह, ही इज़ अ पावरफुल किंग। ये मालवा पे अटैक करता है, हुमायूं मालवा जीतने आता है। इस बीच फरीद वापस से असर्ट कर लेता है, एक किले को और कब्जे में ले लेता है। सो फरीद और हुमायूं की, मतलब शेर खान और हुमायूं की टसल चलती रहती है और अल्टीमेटली एक बार ये गंगा किनारे आपस में लड़ने के लिए तैयार होते हैं। गंगा के एक किनारे पर ये हैं, दूसरे किनारे पर फरीद खान है। सो बाढ़ आ जाती है, हुमायूं की फोर्सेस बह जाती हैं, फरीद खान अटैक करता है, हुमायूं को भागना पड़ता है। दिस इंसिडेंट 2 बार होता है इस तरह का इंसिडेंट, और अल्टीमेटली हुमायूं हैज़ टू रन। और जब वो भागता है तो उसके साथ बैरम खान जो उसका विश्वस्त था वो इसको लेकर पर्शिया के सुल्तान के पास पहुंचता है, शाह के पास, टाइटल शाह। अब पर्शिया का जो शाह है वो बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज़ कि तुम सुन्नी हो, तुम सबसे पहले कन्वर्ट हो शिया में, एंड देन सेकेंडली यू हैव टू गिव मी कांधार। ही एग्रीड टू दैट और कांधार जीत कर ये ईरान के शाह को दे देता है। एंड स्लोली एंड स्टेडली सबसे लड़ते हुए, अपने भाइयों से लड़ते हुए, टेरिटरी एक्वायर करते हुए 1555 में ये वापस दिल्ली पे कब्जा करता है। एंड सून लेटर आफ्टर ही डाइड। जैसे ही इसकी मौत की खबर मिलती है, सूरी वंश के कुछ लोग थे जिनका एक सेनापति था हेमू, जिसको भेजा जाता है कि दिल्ली और आगरा को जीत लिया जाए। हेमू दिल्ली और आगरा को जीत लेते हैं और अपने आप को राजा घोषित करते हैं। देन 1556 में जब इस समय अकबर कालानौर पंजाब के अंदर एक्सपेडिशन कर रहा है और उसके साथ बैरम खान है, बैरम खान अकबर को कालानौर में राजा घोषित कर देते हैं और लड़ने पहुंचते हैं 1556 की पानीपत की लड़ाई में। तो दूसरी लड़ाई है पानीपत की, बैटल ऑफ काला आम्ब भी बोला जाता है इसको। देन व्हाट हैपन कि अकबर द एज ऑफ 13 माइनर है, इनके यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का मामला तो बहुत था। बाबर ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था, हर तरीके के टीचर्स इनके पास होते थे। इसी तरह से हुमायूं ने अकबर के लिए बहुत सारे टीचर्स रखे थे। बट अकबर वॉज मोर इनटू वॉर्स, बैटल्स, एनिमल फाइट्स, सो देयर वॉज अ लैक ऑफ एकेडमिक प्रोफाइल इन अकबर्स अपब्रिंगिंग, उसी तरह से जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी की थी। नाउ नेक्स्ट थिंग, अकबर का जो स्टार्टिंग का रूल रहता है, पानीपत के बाद में दिल्ली और आगरा जीत लिया जाता है और इसके बाद एक्सपेडिशंस चालू होते हैं सेंट्रल इंडिया के अंदर, राजपुताना में और मालवा में। इसके अंदर गोंडवाना का युद्ध शामिल है। तो ये जो युद्ध थे, इन युद्ध के अंदर स्टार्टिंग में बैरम खान रीजेंट हैं और अकबर माइनर है। सो बैरम खान की रीजेंसी के अंदर अकबर राजपाट संभालना सीखता है। बट बैरम खान के साथ इसका कुछ मनमुटाव हो जाता है और इसकी जो दाई माँ थी महामंगा, उनके सजरनेटी में आ जाता है। सो सेकेंड पीरियड अकबर की अपब्रिंगिंग के अंदर महामंगा के अंडर में था, जिसको पेटिकोट गवर्नमेंट भी कहा गया है। नाउ अकबर वहाँ से भी निकलता है एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ अ नेशनल मोनार्कियल सिस्टम, द एम्परर्स। 13 साल कुछ महीने का हुआ करता था ये। तो बहुत सारी वॉर्स एंड बैटल्स हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि सारी की लिस्ट ले लें मेजर बैटल्स की। कौन लड़ने गया था, को क्वेश्चन आना है ना, कौन लड़ने गया था। दैट इज़ कई बार अकबर खुद लीड करता था और कई बार अपने सेनापतियों को भेजता था। तो कौन सा सेनापति था, किसके अगेंस्ट में लड़ा है, कहाँ पे लड़ा है, ये क्वेश्चन कॉमन है, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं बोलते अकबर ने तो हराया, ठीक है अकबर ने हराया, लेकिन सेनापति कौन था। तो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में चाहते हैं। अकबर डेप्थ के क्वेश्चन इन्वाइट करता है, बहुत कम होता है कि वो सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछ लें आपसे। यहाँ तक कि इसके जो पॉलिसी थी, वो पॉलिसी थी या तो सप्रेस करो पूरी तरह से या गले लगा लो, फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली पॉलिसी भी ये अपनाता था। एक्सेप्ट चित्तौड़ और खानदेश के बाकी सारी जगह उसने यही पॉलिसी अपनाई थी। जो लोग इसके साथ मिल गए थे उनको उठा के उसने बहुत अच्छे पोस्ट पे रखा था। सो दैट इज़ द थिंग कि पॉलिसीज़ कौन सी थी। तो इसकी राजपूत पॉलिसी थी जहाँ वो बराबरी का दर्जा देता था। मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे, तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस की लिस्ट भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले शादी किससे हुई, कौन सी राजपूत से हुई, क्या ये इसकी फर्स्ट वाइफ थी या अकबर की पहले शादी हो चुकी थी। अकबर की पहले शादी हो चुकी थी। सो ये छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये मतलब हम लोग है ना बहुत फ्लुएंटली बहुत सुपरफिशियली पढ़ते हैं, बट अकबर इज़ टू बी
studied in depth. medieval के अंदर he is the biggest, largest problem of our studies. Anyhow, जब ये कामकाज करना शुरू करता है, so he started buildings, several forts. क्या बनाए इसने? 4 मेजर फोर्ट्स हैं जो इसने बनाए थे. शॉर्ट फॉर्म है आला. इलाहाबाद, अटक, आगरा एंड लाहौर, इसके किले बनाता है. ही यूज्ड रेड सैंडस्टोन मोस्टली. बाद में जब जहांगीर आएगा, जहांगीर और शाहजहां आएंगे तो इनके कंस्ट्रक्शन के अंदर चेंजेस आ जाएंगे बिकॉज एवरीबडी हैड सम डिफरेंसेस. अकबर ऑल्दो इलिटरेट लेड द फॉर्मेशन ऑफ कॉपीइंग द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और इसके टाइम पर लिटरेचर बहुत प्रोमिनेंट तौर के ऊपर आगे बढ़ता है. ही हिमसेल्फ वॉज इन्वॉल्व इन टू थियोसॉफिकल स्टडीज़, मेटाफिजिकल वैल्यूज़ के ऊपर बात करता है. अलग अलग धर्म के लोगों के साथ बैठ के चर्चा किया करता था. फिर सोचता है कि इतना ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस है लोगों के बीच में, इनको एक करने के लिए लेट्स ब्रिंग देम ऑल इनटू अ कॉमन प्लेटफॉर्म, और इसके लिए ये एक धर्म चलाता है, दीन ए इलाही. ना इसी दीन ए इलाही को चलाने पर किसी एक ऑथर ने उस टाइम के अकबर को काफिर की संज्ञा दी है. नाउ एनीहाउ व्हाटएवर, सो दीन ए इलाही के अंदर से सवाल काफ़ी आते हैं कि क्या था, किस तरह से था. सो जस्ट गो थ्रू दैट कि दीन ए इलाही क्या था. नाउ अकबर का जो पॉलिटिकल कंसेप्ट था, अकबर के पहले वाले लोग जितने थे वो थियोलॉजियन से, यानी जो धर्म के जानने वाले थे, हमेशा सही रहा है, धर्म के आधार को बना के राज किया जाता था. सो वो लोग धर्म के आधार को बना के राज करते थे. तो अकबर ऑब्टेन्ड अ डिक्री फ्रॉम दीज थियोलॉजियंस महजर, और टाइटल लेता है जिल्ल इलाही, शैडो ऑफ द गॉड ऑन अर्थ, यानी ईश्वर की मर्जी से मैं हूँ. दैट इज समवॉट डिवाइन राइट थ्योरी, और इस डिवाइन राइट थ्योरी से वो अपना फोर्स असर्ट करना चालू करता है. ये अननेसेसरी टैक्सेस को ख़त्म करता है जो रिलीजियस माइंडेड सेट को हटाते थे. हालांकि जो जजिया है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सेक्युलर टैक्स, लेकिन वहीं पर एक टैक्स और था, पिलग्रिमेज टैक्स, उसको हटा देता है. बहुत सारी पॉलिसीज़ जो बलबन की थी अडॉप्ट कर लेता है. झरों का दर्शन है, पर्शियन कल्चर को. सो तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों से अकबर अपना एम्पायर बिल्ड करना चालू करता है. अकबर के 3 बेटे थे, जिसमें से एक ही बचता है सलीम, जो जहांगीर के नाम से राजा बनता है बाद में. इनमें आपस में मनमुटाव थे क्योंकि सलीम बाबा, जहांगीर बाबा रिवोल्ट कर चुके थे. सो अकबर का मन था कि उसके पोते को, यानी जहांगीर के बेटे को राजपाट सौंपा जाए, बट लास्ट इंस्टेंट के ऊपर अकबर जहांगीर को राजा बना देता है. सो गवर्नमेंट जो थी इसके अंदर बहुत सारे नए पोस्ट्स वापस देखने को मिलते हैं. है सिमिलर, नाम बदल दिए गए हैं क्योंकि ये पर्शियन लैंग्वेज को अपना लेंगे, नॉट टर्किश जो इनकी मदर टंग हुआ करती थी. पर्शियन को अपनाने के साथ साथ में ये थोड़ा सा पर्शियन कल्चर को इम्बाइब करना चालू करेंगे. सो इनका जो हेड हुआ करता था दैट वाज वजीर. वजीर इज निर्मला सीतारमन काइंड ऑफ थिंग, द फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके हाथ में हुआ करता था. एक बंदा होता था मीर बख्शी, जो डिफेंस को देखा करते थे कि डिफेंस किस तरह से, दैट इज मिलिट्री किस तरह से चलेगी. देन फाइनली इनके पास बारीद हुआ करते थे, बहुत सारे बारीद थे जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हुआ करते थे, स्पाइज, है ना, हर टाइम पर. तो प्लेटफॉर्म इस तरह से होना चाहिए कि आपको सब कुछ समझ में आए कि किस टाइम पर किसको क्या कहते थे. देन कुछ लोग हुआ करते थे जो इनको डे टू डे की खबर दिया करते थे, जो कहलाते थे वाक़या नवीस. ये जो सिस्टम है वाक़या नवीस का, ये सिस्टम शेर शाह के रूल का, जो उसने रूल किया है, बहुत छोटे समय तक रूल किया है, 5 साल का रफली अराउंड रूल है. इसने भी काफ़ी कुछ काम किए हैं जिसके अंदर सोशल वर्क्स बहुत सारे हैं. इसने रोड्स बनाई हैं, रोड्स के अंदर आसपास प्लांटेशन करे थे, इसने पोस्ट ऑफिस बनाए थे, डाक चौकी कहलाती थी, डाक चौकी के अंदर से भी खबरें आती थी. सो ही हैड एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ स्पाइंग, एस्पायोनेज, पूरे एरिया की उसके पास खबर होती थी, एंड ही फॉलोड दैट. अकबर उसको आगे बढ़ाता है. साइमल्टेनियसली शेर शाह के एक बंदे हुआ करते थे जो उनके पास काम करते थे, उनका नाम था टोडरमल. अकबर उसको हायर करता है और राजा का टाइटल देता है, और राजा टोडरमल बाद में इनके फाइनेंस के सबसे बड़े कारकुन बनते हैं, कार्य करने वाले बनते हैं. ना जब राजा टोडरमल थे इनिशियली वो एक सिस्टम लेकर आते हैं जिसके अंदर वसूली किस तरह से हो. सो फाइनली ही गेट इनटू अ सिस्टम नोन एज 10 साला बंदोबस्त. 10 साल का बंदोबस्त करना है ना, 10 साल तक का आप हमें टैक्स देंगे. 10 साल तक के लिए आपको फिक्स कर दिया कि इतना आपको टैक्स देना है. यही वाला सिस्टम अंग्रेजों ने इनिशियली फॉर्म किया था परमानेंट सेटलमेंट के पहले. एनुअल सेटलमेंट था, 10 ईयर सेटलमेंट था, जिसे 2-3 साल के बाद खत्म करके परमानेंट सेटलमेंट में कन्वर्ट कर दिया था. सो अकबर ब्रॉट इन दीज चेंजेस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि रेवेन्यू कलेक्शन प्रॉपर तरीके से हो, सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से हो, एस्टैब्लिशमेंट प्रॉपर तरीके से चलता रहे, बार बार जो लोग रिवोल्ट किया करते थे वो कहीं ना कहीं से काबू में आ सकें. सो ही फॉलोड दोज पॉलिसीज, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इनकी
फ़ायदे में आती हैं। देन देर वॉज अ टर्म नोन एज मीर सामान और खान सामा। खान सामा आज भी बुलाते हैं ना, जो बंदा आता है हमारे यहाँ खाना बनाने, खान सामा, खान सामान। खान सामान का मतलब होता है जो इंपीरियल हाउस होल्ड होता था, यानी अकबर का जितना भी घर का काम होता था उस सबको देखने वाला। देन एक बंदा होता था जुडिशरी का, जिसे काजी कहा जाता था। तो अकबर ने इनको 12 सूबों में अपने पूरे टेरिटरी को बाद में 1556 में नहीं, काफ़ी बाद में बांट दिया था, और हर एक जगह पे सूबेदार रखा था इसने। ना इसकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी, इट इज़ कंसिडर्ड एज दैट ऑफ, यू कैन से कंसिलिएटरी, यानी कोई आपस में झगड़ा ना करे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। हर एक को साथ लेकर चलने की शक्ति इसमें थी, और ये लेकर चलने की कोशिश भी करता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो अकबर का जो कोर्ट हुआ करता था, जो मुझे हमेशा एडमायरेबल चीज़ लगती है कि अकबर को ईश्वर ने एक ऐसे समय में दिया है जिस समय रिलीजियस मूवमेंट बहुत तगड़ा चल रहा है। बड़े बड़े संत इस टाइम पे, चाहे निर्गुण हो या सगुण हो। यहाँ पर मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगा। आज आपका एक सोशल रिलीजियस का टेस्ट है, और हमको जो सिलेबस में दिया है वो 18th और 19th सेंचुरी का दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आज वो टेस्ट आप अपनी जगह पे दीजिए, लेकिन साथ ही साथ में जो इस टाइम पर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हैं या रिफॉर्मर्स हुए हैं, इनको ज़रूर पढ़िए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि ये हमको प्री में डायरेक्टली नहीं दिए हैं, लेकिन वो प्रीकर्सर बनते हैं, और जब भी प्रीकर्सर बनता है उसमें से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म पर से। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग। सो कबीर हो गए, तुलसीदास हो गए, मीराबाई हो गई, रायदास हो गए, गुरु नानक हो गए, इन सब लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना, एटसेट्रा, बहुत सारे लोग हैं। 18th और 19th सेंचुरी दिया है, लेकिन यहाँ पर इस टाइम का जो टाइम पीरियड 14, 15, 16, 17 सेंचुरी, इसके अंदर भी बहुत सारे लोग हुए हैं। जो भी लिस्टिंग आपके पास है, जो भी बुक आपके पास उसके अंदर दिया होगा, उसमें से करिए। अकबर का जो कोर्ट था ना, उस कोर्ट के अंदर इसके पास ईश्वर की तरफ से बहुत तगड़े तगड़े लॉयल और ब्रेनी लोग थे, बहुत तगड़े नवरत्न। इन पे से सवाल आते हैं, इनकी किताबें या इनके वर्क्स पे से सवाल आते हैं। फैज़ल, अबुल फजल जो इसका खासम खास था, फैज़ी, बीरबल, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, इस तरह के बड़े बड़े नाम थे। तो इन नामों पे भी सवाल आपको आते हैं कि कौन थे कौन नहीं थे। मान सिंह भी थे इनके पास, और इन्होंने अकबर का जो मेन काम था, जो लिटरेचर का इसको मास्टर कहा जाता है खुद पढ़ा लिखा नहीं, इसकी जो बायोग्राफीज़ हैं वो दूसरे लोगों ने लिखी हैं। आईन अकबरी हो गई, किसने लिखी है, ये सवाल आता है। अकबरनामा है, किसने लिखी है, ये सवाल आता है। सो आइन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन या रूल्स एंड लॉज। आइन अकबरी। सो अकबर के टाइम पर उसने जब बुक्स को फैलाने की कोशिश की थी, आपको याद होगा कि अशोका ने खंबे गड़वाए थे, खंबों के ऊपर एडिक्ट लिखवाए थे। अकबर के टाइम पर पेपर आ चुका है, कलर्स अच्छे हैं। सो अकबर ने कारखाना बनवाया था, अलग अलग जगहों के कारखाने हुआ करते थे, जिसके अंदर एक कारखाना होता था कॉपीइंग करने का। सो मैन्यूस्क्रिप्ट है, उसको श्रिंक करके कॉपी करना है। सो हाउ टू, व्हेन टू, और तरीका क्या होगा, तो मास्टरी आती जाती थी लोगों में। तो एक काम करने वाला एक बंदा होता था, इसी के अंदर मिनिएचर मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग भी शुरू होता है। मिनिएचर क्यों? क्योंकि उसको बुक के ऊपर पेंट करना है। सो एक बंदा एक चीज़ फटाफट पेंट करता था, दूसरा बंदा दूसरी चीज़ पेंट करता था, तो दे गॉट दैट मास्टरी इन देयर। और इनका हेड था अब्दुल समद। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। इसके टाइम पीरियड पे, अकबर के टाइम पीरियड पे ब्रिटिशर्स की एंट्री हो चुकी है। राल्फ फिंच करके एक बंदा था, वो पहले आ चुका है। साथ ही साथ में एक बंदा और था, मॉन्सेरात, वो भी आ चुका है। सो ऐसा नहीं है कि अंग्रेज सिर्फ जहांगीर के टाइम पर आएंगे, ये लोग आ चुके हैं। तो फॉरेनर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अकबर के कोर्ट में कौन सा ब्रिटिश आया था। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक आ गए हम। अकबर के टाइम पीरियड पर और क्या हुआ, अकबर ने अपनी कैपिटल बनाई थी सिकंदरा, सॉरी नॉट सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी। सो ये फतेहपुर सीकरी क्या था? सो सीकरी वो जगह थी जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश थी, जो खानुआ के पास में थी, जहाँ पे बाबर ने अपना कैंप डाला था। उस पहाड़ी को बाबर ने जीतने के बाद नाम दिया था फतेहपुर, तो ऐसे उसका नाम पड़ा फतेहपुर सीकरी। तो दो जगह है वो, फतेहपुर एंड सीकरी, कंबाइंड तौर के ऊपर फतेहपुर सीकरी बोला जाता है। यहाँ पर एक संत की दरगाह हुआ करती है, तो उनके याद में, उनके प्रेम में अकबर ने अपनी कैपिटल यहाँ पर रखी, और 17 साल तक वो कैपिटल रही। बट पानी की कमी की वजह से ही हैज़ टू अबैंडन इट। बीच में इसको लाहौर भी शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो टर्मोइल चल रहा था, उस टर्मोइल को देखते हुए ही शिफ्टेड टू लाहौर, ही केम बैक टू आगरा, और फिर आगरा में अल्टीमेटली ही डाइड एंड ही इज़ बरीड एट सिकंदरा। और इसकी जो कब्र है उसको बाद में एक रिवोल्ट होगा, जाट रिवोल्ट, उस लोगों ने इसको लूटा था, खोद दिया था, और खोदने के बाद अकबर की बॉडी को निकाल के जला दिया था। तो ये अकबर हो गए। अकबर के बाद जो राजा बनता है, बादशाह बनता है, दैट इज़ जहांगीर। इसका मामला थोड़ा सा अलग था। अकबर के कोर्ट के अंदर एक पर्शियन स्कॉलर आए थे, उनकी पुत्री का आना जाना महल में होता था।
और सलीम भैया कुछ ज़्यादा उसकी तरफ मोह रखते थे, तो अकबर ने उस लड़की की शादी एक अफ़गान नोबल से करा दी थी और उसकी पोस्टिंग बंगाल बिहार में करा दी थी। जहांगीर जब राजा बनता है तो कहा जाता है कि ही गॉट हिम किल्ड, हाँ समहाउ कहा जाता है, मतलब इट्स एलिजेड दैट, सही नहीं है या नहीं है, ये लेजेंड है। सो एनी हाउ ही डाइड एंड वो जो बंदी थी शी बिकेम अ विडो। जहांगीर अपने शादी के बहुत सारे प्रपोजल्स भेजता है एंड समहाउ शी एग्रीड टू इट एंड शी वॉज गिवन अ टाइटल ऑफ नूर महल, कि महल का नूर, नूर मतलब तेज हो, एंड देन लेटर ऑन शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नूर जहां। जहांगीर जस्टिस के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट बंदा था। वॉर्स एंड बैटल्स हैं, कंसोलिडेशन उसने कर रखा था एम्पायर के ऊपर, अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज़ को फॉलो करता था, कमोबेश, नॉट एग्जैक्टली कमोबेश। अकबर ने एक सिस्टम चालू किया था, बोले कहाँ पे सिविल सर्विसेज अलग होंगी, मिलिट्री सर्विसेज अलग होंगी, टेक्निकल सर्विसेज अलग होंगी, बोले एक ही सर्विस होगी, दैट विल बी नोन एज मनसबदार। सो अकबर स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ मनसबदारी। मनसबदारी का मतलब होता था जितने भी सरकारी नौकर या मुलाजिम हैं या जितने भी वर्कर्स हैं उन सबको एक ग्रेड का मनसबदार बनाया जाएगा। सो इतनी ग्रेड होगी कि वो उतना पैसे का हकदार बने। सो इट स्टार्टेड विद मनसबदार ऑफ 10 एंड इट गोज अप टू फिनोमिनली हाई, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहे। सो मनसबदारी सिस्टम लेटर ऑन गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक जात और एक सवार। सो इसके ऊपर मेंस में कब सवाल आता है, तो मनसबदारी को धीरे से जहांगीर ने थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज कर दिया था। ओके काफिर मतलब आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लेटर ऑन। सो जहांगीर वो बंदा था जिसने अपने किले के अंदर, आगरा के किले के अंदर घंटियाँ लगवा दी थी, कॉल बेल्स, जंजीरों वाली, और गोल्डन चेन्स होती थी उसके अंदर। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है आम जनता को तो वो वहाँ जाके घंटी बजा सकती थी और जहांगीर बाबा बाहर आएंगे, हाँ भैया क्या है, दैट काइंड ऑफ थिंग वॉज देयर। बट जहांगीर का लेटर हाफ जो रहा इट वॉज मोर सबड्यूड। नूर जहाँ बिकेम पावरफुल, और इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई कि उसके नाम के फतवे चलने लग गए। यू नो अकबर की बहुत सारी बीवियाँ थी, कहते हैं कि 5000 वाइफ्स थी, बट वाइफ्स हरम में थी दे आर, लेकिन हम इतना ज़्यादा पावरफुल किसी को नहीं पाते। महामंगा ज़रूर थी थोड़ी सी पावरफुल, लेकिन जितनी पावरफुल नूर जहाँ थी जिसके नाम का अपना फरमान होता था, फतवा नहीं फरमान होता था, जो अपने सील से वो इश्यू करा करती थी, दैट वाज समथिंग फिनोमिनली हाई। ना जहांगीर के जो पुत्र हुआ करते थे उनमें से एक पुत्र थे जिन्होंने पंगा ले लिया था, जिससे जहांगीर से रिवोल्ट कर देते हैं और एक सिख गुरु के पास पहुंच जाते हैं शरण लेने, अर्जुन सिंह जी के पास, और वहाँ पे अर्जुन सिंह जी की हत्या करा दी जाती है जहांगीर के द्वारा। देन फर्दर मोर उसको जो प्रिंस था उसको किले में कैद कर दिया जाता है, बाद में उसका एक भाई उसकी हत्या कर देता है, दैट इज़ अनदर सन ऑफ जहांगीर। सो जहांगीर के जो पुत्र हुआ करते थे उनमें भी आपस में पंगे हो जाते हैं और नूरजहाँ से पंगा लेकर एक प्रिंस रिवोल्ट कर देता है सेकेंड टाइम। अब ये जो रिवोल्ट होता है इसी टाइम पर जहांगीर का सबसे बढ़िया जो गवर्नर होता था, सबसे बढ़िया जो सेनापति था महाबत खान, वो भी रिवोल्ट कर देता है। दीज बोथ वेर सेंट डाउन टू डेक्कन, साउथ भेज दिया जाता है, और इस टाइम पर इसकी डेथ हो जाती है जहांगीर की, और इनके जो पुत्र थे उसमें से एक पुत्र शाहजहाँ की उपाधि लेके राजा बनता है। वहीं पर नूरजहाँ लाहौर में इसका वो बनवाती है मौजोलियम जहांगीर का, और नूरजहाँ वहाँ पे अपने बेटे को प्रमोट करना चाहती है एज अ राजा। नेम ऑफ हिज सन इज शहरयार, ये मिसिंग है बहुत सारी किताबों में से। सो इफ़ यू आर गोइंग टू सर्च प्रिंस शहरयार एज अ मुगल एम्परर तो आपको मिल जाएगा, और एज अ मुगल किंग। सो एनी हाउ शाहजहाँ बिकेम द किंग। अब जहांगीर का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम वॉज कमोबेश सेम एज दैट ऑफ अकबर, बट जहांगीर वॉज मास्टर इन पेंटिंग, ही वॉज मास्टर इन जूलॉजी एंड बॉटनी। तो बॉटनिकल स्टडीज़ और जूलॉजिकल स्टडीज़ जहाँ पे भी वो जाता था वहाँ के प्लांट्स के फोटोग्राफ्स बनवाता था। स्कूल ऑफ पेंटिंग थ्राइव्ड अंडर जहांगीर। जहांगीर बोलता था कि कारखाने के अंदर इतने सारे लोग हो, इतने सारे पेंटर्स हो, तुम लोग मिक्स करके एक पेंटिंग बना के ले आओ, आई विल बी टेलिंग कि किसने क्या बनाया है। ही वॉज दैट गुड एन आर्टिस्ट बाय हिमसेल्फ। सो जहांगीर ने थोड़े बहुत काम करे हैं, ज़्यादा नहीं करे, बिल्डिंग वगैरह के अंदर ज़्यादा नहीं है। मेजर इसका जो रोल है वो है मिनिएचर स्कूल ऑफ पेंटिंग को प्रमोट करने में। ओके सो इतना हो गया हमारा। एक और कहानी इसके पास है जहांगीर का, जो पंगा चलता है। अकबर के पंगे चला करते थे राजपूतों के साथ, थोड़े बहुत जो उदयपुर के राजपूत हैं, लेकिन जहांगीर का मेन प्रॉब्लम हुआ जो अकबर का साउथवर्ड मूवमेंट था इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी के अंदर। तो अहमदनगर से इनके थोड़ी सी हो गई थी, ट्रीटी हो गई थी, अहमदनगर हार गया था। तो अहमदनगर गॉट ऑलमोस्ट रीसरेक्टेड, फिर से रीसरेक्ट किया गया था।
अकबर की जो लड़ाइयाँ हैं, उन लड़ाइयों के अंदर कुछ महिलाओं के नाम ज़रूर आते हैं। तो एक दुर्गावती हैं और एक अहमदनगर की रानी है। तो अहमदनगर में एक स्लेव था, एबिसीनियन स्लेव था। ये बेसिकली जो डेक्कन में सल्तनत बनी थी उनमें से निकल कर आता है बंदा, अफ्रीकन बंदा है, मलिक अंबर नाम है। मलिक अंबर लड़ना चालू करता है जहांगीर की फोर्सेस के खिलाफ, मुगलों की फोर्सेस के खिलाफ, और मलिक अंबर स्टूड। जहांगीर अल्टीमेटली गॉट हिम किल्ड। उसने उसकी पेंटिंग बनवाई है, वैन मलिक अंबर की मुंडी लटकी हुई है और वो उसके ऊपर तीर से निशाना लगा रहा है। सो आप सोच सकते हो कि इसको तंग करने में कितना बड़ा हाथ था इसका। एनीहाउ, जहांगीर के टाइम पीरियड पर एक अंग्रेज़ आता है, हॉकिंस का प्रेशर कुकर, इसके ऊपर प्रेशर बनाने कि हमको फैक्ट्री डालने की इजाज़त दे दी जाए। सो इसको तो फैक्ट्री डालने की इजाज़त नहीं मिलती है, बाद में जो आएगा बंदा उसको दी जाती है, लेकिन हॉकिंस को ये मनसबदारी की पोस्ट देता है, 400 का मनसबदार बनाता है, और हॉकिंस इसके साथ घूमता फिरता रहता था, चम्मचगिरी करता रहता था, गुरुदेव दे दो, गुरुदेव हमें जगह दे दो। सो व्हाटएवर। तो जहांगीर के टाइम पीरियड पर फिर बाद में जो लास्ट बंदा आएगा दैट वाज सर थॉमस रो। ये जो थॉमस रो थे, ये जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर के तौर पे आते हैं और ये फिर फैक्ट्री का काम करवाते हैं। अब जब शाहजहां बन जाता है, सो शाहजहां की एक पत्नी है जिसके बारे में शाहजहां ज़्यादा जाना जाता है, मुमताज़। सो शाहजहां की एक पत्नी नहीं थी, बहुत सारी पत्नियां थीं और बहुत सारे पुत्र पुत्रियां थे, मगर एक ही को जिसे मेजर रानी कहा जाता है, उन्हीं के पुत्र पुत्रियों की बातचीत होती है। सो शाहजहां इज़ कंसिडर्ड एज प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। शाहजहां के 4 पुत्र हैं, दारा, मुराद, औरंगज़ेब और एक और क्या नाम है, उसका नाम भूल गया मैं, व्हाटएवर, वो बाद में आएगी कहानी। तो शाहजहां के जो 4 पुत्र हैं, ये अलग अलग जगहों के ऊपर गवर्निंग कर रहे हैं। देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ कांधार। अकबर के टाइम पीरियड पर कांधार का जो पर्शियन गवर्नर था, आपको याद होगा कि बाबर ने कहा था कि तो मुझे कांधार, बाबर को कहा गया, बाबर के बच्चे हुमायूं को कहा था ईरान के शाह ने कि तो मुझे कांधार जीत के देना, उसने दे दिया था। अब कांधार में पर्शियन रूल चल रहा था। अब पर्शियन गवर्नर जो था वो अकबर को सरेंडर कर देता है, तो कांधार केम अंडर पोजीशन ऑफ अकबर। जहांगीर के टाइम पर पर्शियन किंग अटैक करते हैं और कांधार जीत लेते हैं। जहांगीर के ही टाइम पीरियड पर कांधार वापस से आ जाता है इनके पास। शाहजहां के टाइम पर ये रहता है और शाहजहां के टाइम पर इस पर वापस कब्जा किया जाता है, एंड इट वाज गॉन फॉर एवर। शाहजहां के टाइम पीरियड पे शाहजहां को एक सनक सवार होती है कि मेरा जो पुराना बाप था बाबर, ही केम फ्रॉम फरगना, सो समरकंद मुझे जीतना है। इंडियन आर्मी इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आफ्टर कनिष्क। कनिष्क को मैं इसलिए प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मानता हूँ क्योंकि कनिष्क ऑलरेडी रूल्ड फ्रॉम दैट पार्ट, वो उसका अपना टेरिटरी था, वहाँ पे उसने चाइना के ऊपर अटैक किया था, तिब्बत के ऊपर, वो बात अलग है। पांचाल जनरल से हारा था और दूसरी बार जीत गया था। सो औरंगजेब फाइनली लेड दैट अटैक, और औरंगजेब वहाँ पे वो एरिया जीत कर आता है, बट मुगल्स लेटर ऑन केम बैक। तो जीत तो लिया लेकिन उसके ऊपर सजरेनिटी को कायम नहीं रखा। मीनवाइल जो कांधार वाला जो इलाका था, कांधार को जीतने की कोशिश की गई, जिसके अंदर दारा को भी भेजा गया, औरंगजेब को भी भेजा गया, अलग अलग एक्सपीडिशंस किए गए, बट कांधार कभी इनके पास वापस नहीं आया। सो कांधार वेंट अवे परमानेंटली। नाउ औरंगजेब को साउथ का बना रखा है गवर्नर। इनके सारे भाई अलग अलग जगहों पे हैं। शाहजहां का प्रिय पुत्र है दारा। दारा इज़ मास्टर ऑफ लिटरेचर्स, MA है, PhD है। इसके नाम पे बहुत सारी बुक्स एंड ट्रांसलेशन की गई। दारा इज़ स्ट्रिक्टली अ फॉलोअर ऑफ अकबर्स पॉलिसीज़। सो दारा और औरंगजेब के बीच में मनमुटाव पैदाइशी था। 4 भाई हैं और भाइयों की हिस्ट्री मुगलों के अंदर बड़ी अच्छी थी कि एक मार के दूसरे को तभी राजा बनेगा। सो दैट इज़ द एक्सेशन ऑफ थ्रोन के लिए इनमें आपस में मनमुटाव होगा। देयर वाज नो क्लियर कट पॉलिसी कि कौन राजा बनेगा। सो होता यह है कि शाहजहां की पत्नी, प्रिय पत्नी मुमताज़ की डेथ हो जाती है एट बुरहानपुर, एंड शी वॉज इनिशियली बरीड एट बुरहानपुर। नाउ द क्वेश्चन मार्क इज़ कि कहाँ उसकी ग्रेव है एक्चुअली, वो इसका क्वेश्चन मार्क कि कहाँ बरी किया गया था। बट मीनवाइल ये ताजमहल बनाने में लग जाते हैं और राजपाट के ऊपर ध्यान नहीं देते इतना। सो शाहजहां जब अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं तो इनके भाई बेटों में आपस में मनमुटाव तो थे ही, धीरे धीरे एक भावना जागृत होने लगती है कि हमको राजा बनना है। नाउ शाहजहां के अंदर में क्या नाम है यार, एक नाम मैं बोला, मुझे चौथा नाम बताना था। दारा, मुराद, औरंगजेब एंड वन मोर सन, क्या नाम था उसका? शाहजहां के 4 बेटों के नाम। शुजा, थैंक यू, शुजा, थैंक यू वेरी मच। सो क्या होता है कि अफवाहों का दौर चलता है, तो व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है इनके पास कि शाहजहां की डेथ हो गई। तो जैसे ही शाहजहां की डेथ होने की खबर आती है, नहीं यार, ओके, सो एक भैया बंगाल साइड से अपने आप को क्राउन कर लेते हैं
और क्राउन करने के बाद ही प्रोसीडेड टूवर्ड्स दिल्ली। तो रास्ते में दारा की फोर्सेस मिलती हैं और वो बोलती हैं कि बेटा तुम चुपचाप चले जाओ, नहीं तो पिटाई लगाई जाएगी, पप्पा जिंदा है। पप्पा मरे नहीं, पप्पा जिंदा है अभी। सो दारा उनको हरा के आ जाता है। मीनवाइल औरंगजेब इज स्टेशन इन साउथ एंड मुराद इज स्टेशन इन गुजरात। मुराद भैया की मुराद आती है कि हम भी राजा बनेंगे। सो एनी हाउ ये धीरे से सेटलमेंट करते हैं औरंगजेब के साथ कि भैया तुम मेरे बड़े भैया, अपन राजा बनेंगे, मैं राजा बनूंगा, तुम मेरे साथ साथ रहना। औरंगजेब साइलेंटली उसका सपोर्ट कर देता है। सो छोटे भाई की फोर्सेस उज्जैन पहुंचती हैं तो दारा अपनी कुछ फोर्सेस को भेजता है उज्जैन के पास। एक बैटल होती है जिस बैटल के अंदर इन लोगों को पता चलता है कि इसमें औरंगजेब भी शामिल है, और उसमें दारा की फोर्सेस की हार हो जाती है और दारा की फोर्सेस भागती हैं, रिट्रीट कर जाती हैं। औरंगजेब और इन दोनों भाइयों, मतलब दोनों भाइयों की फोर्सेस पहुंचती हैं आगरा के किनारे। दिल्ली कैपिटल बन चुका है, शाहजहाँ शिफ्टेड टू दिल्ली एज अ कैपिटल, मगर रहता वहीं था आगरा में, क्योंकि उसने ताजमहल बनवाया था। सो ये वहाँ मूव करते हैं आगरा के पास में। तो शाहजहाँ बोलता है कि मैं खुद जाऊँगा इस रिबेलियन को क्रश करने के लिए। तो दारा बोलता है लास्टली कि नहीं आप मत जाइएगा, मैं जाता हूँ। आप तो फिर शाहजहाँ अपनी फोर्सेस देता है, अपना फ्लैग देता है, और हाथी पे, जो रॉयल हाथी था जो शाहजहाँ का हुआ करता था, उसके ऊपर दारा बैठ के लड़ता है। एंड इनिशियली दे वेयर विनिंग, क्योंकि जितने सैनिक थे दे वेर लॉयल टू दी एम्परर, और जैसे ही वो देखते हैं कि यार ये तो एम्परर है, तो दे लॉस्ट द ज़ील। बट साइमल्टेनियसली दारा को पता नहीं क्या होता है कि दारा अपने हाथी के हौदे से उतर के रॉयल हॉर्स के ऊपर आ जाता है। अब हाथी पे आप दिख रहे हो दूर से, घोड़े पे आप नहीं दिख रहे हो, तो लोग समझते हैं कि दारा मारा गया, और दारा की जो फोर्सेस थी उनमें हड़कंप मच जाता है और वो भाग जाती हैं। अल्टीमेटली दारा को भी भागना पड़ता है। दारा भागता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले बेल्ट में कहीं कहीं जाके छुपता है। अल्टीमेटली किसी ने उसको ट्रेचरी से पकड़वा दिया। सो दैट इज़ दी स्टोरी ऑफ दारा, जो एबलिस्ट कहा जाता था इसके बेटों में। अब छोटे भैया राजा बनना चाहते हैं, तो औरंगजेब कुछ महिलाओं को मसाज करने के लिए भेजता है, दारू पिलवाता है और उसको अरेस्ट करवा लेता है। क्यों बेटा, तुम पप्पा के खिलाफ चल रहे थे, चलो कोंटे में। एंड औरंगजेब ऑल्सो डिटेन्ड हिज फादर एज अ प्रिजनर, इम्प्रिजन कर देता है। और जहाँ पे वो इम्प्रिजनमेंट होता है दैट इज मुसम्मन बुर्ज, जहाँ पे इनको कैद किया जाता है। एक सिस्टर थी, वो ड्यूटी लेती है कि आई विल टेक केयर ऑफ माई फादर। सो दैट इज़ द स्टोरी। अब बनता है राजा औरंगजेब। नाउ औरंगजेब ने दारा को तो हराया ही हराया था, दारा के बेटे को गिरफ्तार करके ग्वालियर के फोर्ट में डाल देता है, जहाँ पे उसकी भी हत्या कर दी जाती है। एक भाई जिसको ये दारू पिलाता है उसको भी मार दिया जाता है। एक भाई जो इसका बंगाल में था वो भागता है, और कहा जाता है क्वेश्चन मार्क, जैसे रजिया पे क्वेश्चन मार्क लगाया था, कि मेघ ट्राइब ने, जो मेघालय आज की है, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। सो दैट इज़ द एंड ऑफ औरंगजेब्स ब्रदर। और औरंगजेब जब राजा बनता है तो ही टोटली रिवर्स द पॉलिसीज एक्सेप्ट इंपीरियलिस्टिक मतलब ज़मीन के ऊपर कब्जा। सो औरंगजेब के टाइम पर पोर्चुगीज़ और ब्रिटिश दोनों पावरफुल हो चुके हैं, इंक्लूडिंग शाहजहाँ के टाइम पर पोर्चुगीज़ काफ़ी पावरफुल हो गए थे। और इन लोगों का चूंकि रूल कमज़ोर हो गया था, तो दे हैव, जो पोर्टुगीज सपोर्टर्स थे, दे हैव गॉट कन्वर्टेड इनटू पायरेट्स और समथिंग। जो सुंदरबन के जो आइलैंड्स हुआ करते थे, यहाँ पर इनका गढ़ हुआ करता था। तो शाहजहाँ सेंट अ ट्रूप और इन पोर्टुगीज़ को ख़त्म करना, पायरेट्स को। तो कहा जाता है रफली अराउंड 10,000 पायरेट्स मारे गए थे पोर्टुगीज़। एंड कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पे भी बहुत सारा खजाना गाड़ा हुआ है। तो पढ़ते पढ़ते कई बार भावना जागृत हो जाती थी, चलें हम भी खजाना ढूंढने। ओके। औरंगजेब के टाइम पर ब्रिटिश नाउ हैव बिकम quite powerful because British had defeated the Dutch, they have defeated the Portuguese, and they are master of the seas now. So ब्रिटिश को सप्रेस करने के अंदर औरंगजेब ने बॉम्बे वाली बैटल की थी, जिसके अंदर नेवल बैटल हुआ करती थी, एक वो बैटल है। देन औरंगजेब ने साउथ इंडिया के अंदर कैप्चरिंग प्रोग्राम बनाया था, और शाहजहाँ के टाइम पर जो उसके एक्सपेडिशन हुआ करते थे, जो रोक दिए गए थे अनेक्सेशन वाले, इसने वहाँ के स्टेट्स को अनेक्स करना चालू कर दिया, एक्सेप्ट गांधार। ऑलमोस्ट पूरा अफगानिस्तान, ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया, ऑलमोस्ट नॉट पूरा इंडिया, बिकॉज इंडिया के अंदर कई सारे हिली ट्रैक्स मुगलों के पास नहीं थे, वो बाद में ब्रिटिश अक्वायर करेंगे। एंड साउथ इंडिया का काफ़ी बड़ा चंक इसके पास था, और दूसरे लोग इसकी सजरेंटी को स्वीकार करते। सो टेरिटोरियली ही हैड द लार्जेस्ट ऑफ द एम्पायर्स ऑफ मुगल्स। औरंगजेब काफ़ी लंबे समय तक, मतलब रफली अराउंड 48-49 ईयर्स, लिटिल शाय ऑफ 50 ईयर्स राज करता है। और इनिशियली जब ये राज करना शुरू करता है तो बहुत सारे रिवोल्ट्स होते हैं। इनिशियल फेज़ के अंदर नॉर्थ इंडिया के अंदर रिवोल्ट्स होते हैं, देन लेटर ऑन साउथ इंडिया के अंदर रिवोल्ट्स होते हैं, जिसके अंदर शिवाजी से इनका पंगा सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो शिवाजी बेसिकली उस
फैमिली को बिलोंग करते थे, जो फैमिली डेक्कन सल्तनत के अंदर जो रूल किया करते थे सल्तनतें, उनके अंदर अपनी सर्विसेज दिया करते थे। सो शिवाजी के जो फादर थे, ही लेटर केम टू बीजापुर स्टेट। सो शिफ्टिंग होती रहती थी। नाउ शिवाजी स्लोली एंड स्टेडीली गॉट अ कंट्रोल ऑफ मैनी फोर्ट्स। नाउ महाराष्ट्र के अंदर जो डेक्कन ट्रैप्स हैं, उसके अंदर वेस्टर्न घाट्स के अंदर जो हिल्स हैं, इसमें कई हिल्स ट्रेचरस हैं। तो अगर आपको लगेगा कि यार फोर्ट मतलब ग्वालियर का फोर्ट, वैसा नहीं है। कई फोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ 10 लोग रह सकते हैं, 15 लोग रह सकते हैं। दैट्स ए स्टीप हिल, जिसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। सो ऐसे जिसे आप कह सकते हो कि टिपिकल स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, जिसको मुगल फोर्सेस जो हाथी लेके चला करती थी, हाथियों पे तोप रहती थी, एंड स्लो मूवमेंट हुआ करता था, नॉट लाइक दैट ऑफ बाबर। बाबर वॉज हॉर्स ओनली, बड़ा बड़ा मंगोल्स एंड तिमुरलंग के टर्क्स, ये हॉर्स राइडर्स थे, हॉर्स बैक राइडर्स थे। बट अब जो मामला था वो था हाथियों का, जो ट्रेडिशनल इंडियन मामला था। सो दोज हाथीज कैन नॉट मूव और मनूवर इनटू दोज रीजन। तो रीजनल मास्टरी हासिल थी शिवाजी की, और शिवाजी की मदद करने में इसमें मावलन कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो शिवाजी महाराज धीरे से काफ़ी असर्ट कर लेते हैं। औरंगजेब किसी को भेजता है, वहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और ट्रीटी हो जाती है, शिवाजी को लेकर आया। ये कहानी सबको पता है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट थिंग। इसी तरह से हल्दी घाटी की जो युद्ध है मान सिंह का, वो भी सबको पता है। तो ये इंपॉर्टेंट ज़रूर है कि कौन से फोर्ट के पास हुई थी, कब हुई थी। सो शिवाजी की स्टोरी वो पूरी आपको करना है यहाँ पर। शिवाजी स्टैंड अलोन पहले करेंगे आप, दैट इज़ द डायनास्टी ऑफ शिवाजी। इसके नोट्स हैं मेरे, मुगलों के नहीं है, इसके है। सो नाउ औरंगज़ेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी, उसके अंदर एक ड्रास्टिक शिफ्ट था। नाउ ये था कि जितने भी राजपूत थे, दे वर नॉट कंसिडर्ड एज इक्वल। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज़ थी इसकी रिलीजियस पॉलिसीज़ के अंदर फैनाटिसिज्म लेकर आ जाता है, और जो पॉलिसीज़ अकबर ने शुरू करी थी, नवरोज़ का फेस्टिवल, झरोखा दर्शन, सब बंद करा देता है। डांस म्यूजिक इन द कोर्ट बंद कराता है, पब्लिक में नहीं, क्योंकि म्यूजिक पे सबसे ज़्यादा काम औरंगजेब के टाइम पे हुआ है। अकबर के टाइम पे सबसे ज़्यादा काम लिटरेचर का, जहांगीर के टाइम पर सबसे ज़्यादा काम पेंटिंग्स पर, शाहजहां के टाइम सबसे ज़्यादा काम बिल्डिंग्स पर, आर्किटेक्चर पे, औरंगजेब के टाइम पर सबसे ज़्यादा काम म्यूजिक पर। बाकी चीज़ें भी चल रही हैं, ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ें बंद हो गई, बाकी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन मैक्सिमम इनपुट उसमें जा रहा है। सो औरंगज़ेब जो सिक्कों के ऊपर ही कलमा लिखवाया करते थे, वो बैन कर देता है। देन एक रिलीजियस पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, वो मुसलमानों को मुसलमान बनाती थी, सुबह शाम नमाज़ पढ़वाती थी, रोज़े रखवाती थी, मुहतसिब करके बंदे हुआ करते थे, वो घर घर जाते थे और मार मार के मुसलमान बनाते थे, कहावत आ गई। सो दैट इज़ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने अपने जीवन में एक समय में सिर्फ 4 वाइफ्स रखी थी। तो ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट आर्डेंट फॉलोअर ऑफ इस्लाम। क्वेश्चन मार्क अगेन, बाप को कैद कर रहे हो, भाइयों को मार रहे हो, जस्टिफिकेशन किस तरह से, वॉट एवर। ही इज़ ऑल्सो नोन एज जिंदा पीर। उस टाइम पर ये सरकारी ख़जाने से अपने काम का जो पैसा लेता था, उसी तनख्वाह के अंदर अपना घर चलाता था। इसके कपड़े फटे हुए होते थे, ये खुद से अपने कपड़ों को सिलता था, ये टोपी बुनता था, और ये कुरान को लिखता था, और उसके पैसे से भी घर चलाता था। तो ही वॉज अ फैनाटिक काइंड ऑफ थिंग, या आप कह सकते हो कि ही वॉज अ साइको, मतलब मेरे वर्ड्स में साइको, है ना, कि एक तरफ तो आप ये कर रहे हो और दूसरी तरफ आप वो कर रहे हो। ही रिमूव्ड सम 70-80 ऑड टैक्सेस जो पहले लगे हुए थे, और रिप्लेस देम विद इस्लामिक टैक्सेस ऑफ 4 टाइप्स ओनली। ये ज़कात को वापस, जजिया को वापस लागू कर देता है। ज़कात वॉज देयर, ज़कात वॉज नेवर फिनिश्ड, ज़कात इज़ अ कंपल्शन। ये जजिया को वापस लागू कर देता है, पिलग्रिमेज टैक्स वापस लागू कर देता है। तो रिवर्सल ऑफ अकबर्स पॉलिसी टू प्लेस इन द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब। ये इतना शक्की बंदा था कि इसकी जेलों में इसके भाई, भतीजे, भाभियाँ, भतीजी हैं, उनके पति, इसके बेटे, इसकी बेटियां, बहुएं, दामाद सब पड़े हुए थे। इसका एक पुत्र हुआ करता था बाय द नेम ऑफ अकबर। ये इनिशियली राजपूतों के साथ में मिल जाता है, फिर बाद में अल्टीमेटली ये शिवाजी के पास चले जाता है, लेकिन औरंगजेब बहुत शाना था। सो औरंगजेब कहीं से इन दोनों में, शिवाजी में और अकबर के बीच में मनमुटाव पैदा करते हैं, और अकबर यहाँ से भागता है। कहा जाता है ही वेंट टू सऊदी अरेबिया। उसके बाद उसकी स्टोरी लाइन अप मेरे पास नहीं है। सो औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है, इट इज़ दैट थिंग जहाँ पर मुगलों का बलून बहुत ज़्यादा फूल चुका है, एंड नाउ इट में बूम एट एनी टाइम वीक पॉइंट्स दिखने लग गए हैं। जो मनसबदारी सिस्टम है, उसमें लॉयलिटी शिफ्ट हो गई है मनसबदार के ऊपर। बड़े बड़े मनसबदार हैं जो अब रिवोल्ट करना चालू कर देंगे। सो जाट रिवोल्ट, राजपूत रिवोल्ट, एंड साउथ इंडिया के अंदर रिवोल्ट्स बहुत सारे होंगे। और औरंगजेब जब समझ जाएगा कि नहीं यार, अब हम वापस नॉर्थ चलें, साउथ एक्सपेडिशन अब मेरा फेल हो गया, वाइल रिटर्निंग ही डाइड एट बुरहानपुर। यस, ही ऑल्सो डाइड एट बुरहानपुर, बट ही इज़ बरीड एट औरंगाबाद नियर हिज जो गुरु हैं उनके, उसके साथ में। सो सबसे पुअरेस्ट मौजोलियम औरंगजेब का है, ओपन एयर है। कहा जाता है उसके ऊपर आज तक किसी ने छत नहीं बना पाया कोई। सो औरंगजेब के मरने के बाद इनका एक पुत्र था
ऑलरेडी ही वॉज वेरी ओल्ड, हिज नेम वॉज बहादुर शाह। सो वो बहादुर शाह के टाइटल के साथ राजा बन जाता है, नाम अलग था, बहादुर शाह के टाइटल के साथ बनता है, एंड ही वॉज ऑलरेडी वेरी ओल्ड। एंड जो प्रॉब्लम्स इनकी चल रही हैं, औरंगजेब के टाइम पर गुरु गोविंद सिंह जी की भी हत्या होती है, गुरु तेग बहादुर की हत्या होती है, और गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो फाइट करते रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में बंदा बहादुर औरंगजेब से लड़ते रहते हैं। सो द मोमेंट बहादुर शाह बनता है, ही रिवर्स्ड ऑल द पॉलिसीज अगेन। सो बंदा बहादुर को, या अपने संभाजी हैं उनको, मतलब शिवाजी के पुत्र लोग जो हैं, इन लोगों को ये अपने साथ मिला लेता है। इसलिए इसको एक टाइटल दिया गया है कि आपका राजपाट पूरा टूट रहा है एंड यू आर नॉट फॉलोइंग द गुड पॉलिसीज, स्ट्रिक्ट मेजर्स। सो इनको टाइटल दे दिया गया शाह ए बेखबर। सो बहादुर शाह इज़ द फर्स्ट अमंग द लेटर मुगल्स जिनके टाइम पीरियड पर जो पहले क्रैक्स दिख रहे थे अब वो वाइड ओपन होने लगेंगे। बहादुर शाह से बहादुर शाह तक ये लेटर मुगल्स की कहानी है, जिसको हम कल 5-10 मिनट में ले लेंगे। राइट नाउ साइमल्टेनियसली मुगलों का पैरेलल टाइम पीरियड, दिस इज समवॉट अराउंड 1707 जब औरंगजेब की डेथ होती है। 1707 तक ऑलरेडी जो यूरोपियन पावर्स हैं वो हमारे यहाँ काफ़ी पावर हो चुके हैं इन ट्रेड। यूरोप के अंदर काफ़ी पॉलिटिकल चेंजेस चल रहे हैं। ये वो टाइम पीरियड है व्हेन यूरोप इज़ अवेकनिंग फ्रॉम इट्स डार्क एजेस। साइमल्टेनियसली इस टाइम पीरियड के ऊपर जो 16th सेंचुरी थी, कॉन्कर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, और जब फॉल होता है तो कॉन्स्टेंटिनोपल से जो इंटेलेक्ट ब्रेन था वो मूव करता है इटली में। अब इटली जब ये मूव करते हैं तो इटली बिकेम द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ यूरोपियन रेनेसां, और उस रेनेसां से नई खोज, नई जागृति आना चालू होती है और मूवमेंट टुवर्ड्स साइंस होना चालू होता है। इसी टाइम पीरियड पर प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन भी होता है ताकि आइडियाज़ अब ज़्यादा दूर दूर तक फैलने लगेंगे। प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में आए थी, यूरोपियंस लेकर आए थे, लेकिन इंडियंस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो दारू की मशीन से बनी हुई थी। प्रेस दैट इज़ द साइक ऑफ इंडियंस, द फैनेटिज्म, या हम रिजिडिटी कहें। सो इंडिया में वो आइडियाज़ एक्सपांड होना चालू नहीं हुए, जबकि एट द टाइम ऑफ मुगल्स, आप सर्च कीजिएगा व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग मुगल रूल। साथ में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, एक दूसरे को काटने में, मारने में लगे रहेंगे। सो द फोकस जो पहले हमने देखा था ट्राइपार्टाइट के टाइम पर, उसी तरह की स्थिति हमारे यहाँ बन जाएगी। एवरीबडी वॉज फाइटिंग विद एवरीबडी एल्स। ये तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर बहुत सारा है। सो उससे पता चलेगा कि आपके जो राजा थे, दे वेयर मोर इनटू कि सत्ता हथियाए जाए, ये भूल जाएं कि इंडिया को डेवलप कैसे किया जाए। सो जब तक एग्रीकल्चरल इनपुट थे या जब तक ट्रेड्स, क्राफ्ट्स काम किया करते थे, तब तक इंडिया वॉज वे हाई। अकबर के बारे में कहा जाता है कि उसके कंटेम्प्रेरी जितने रूलर्स थे उन सब में सबसे तगड़ा था, सबसे तगड़ा अकबर था। ये उसका कंसिडरेशन है। लेकिन अकबर वॉज अ फाउंडर, रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, एंड लेटर मुगल्स डिस्ट्रॉयड इट कम्प्लीटली। इतना ख़राब हो जाएंगे, आपस में इतने वीक हो जाएंगे कि इनके प्राइम मिनिस्टर्स इनको बनाएंगे और इनको डिस्ट्रॉय करेंगे। सो व्हेन राजा इज़ नॉट एबल टू गवर्न सच अ लार्ज चंक, टूटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर इनके खुद इनकी टेरिटरीज को डिवाइड कर देंगे। तो इनिशियली अंदर से तोड़ा जाएगा, बाहर से नहीं टूटेगा, अंदर से तोड़ा जाएगा, अंदर से फरमान जारी किए जाएंगे कि ठीक है, यू आर एबल टू रूल दैट वे। सो इसको हम कल देखेंगे। मीनवाइल ये जो टाइम पीरियड है लेटर मुगल का टाइम पीरियड करेस्पॉन्ड्स टू दी मराठास, स्पेशली मराठास, क्योंकि अब वो एक पावर के तौर पे उठेंगे। सो मराठास साथ में, और इसी के साथ में ब्रिटिश। सो ब्रिटिश नाउ ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 नाम हमने ले लिए जहांगीर के टाइम पर। अब इनकी अलग अलग जगह पे पावर बन चुकी है। फ्रेंच अब एंटर करेंगे। जैसे जैसे मुगल्स टूटते जाएंगे वैसे वैसे नए स्टेट्स इमर्ज होते जाएंगे, और यहाँ से पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, उसके इनपुट्स आना चालू होंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो मैंने अभी तक नहीं ली थी पॉलिटी के अंदर, बाकी पॉलिटी पूरा हो गया है, इट विल करेस्पॉन्ड टू दिस पार्ट। इसकी हिस्ट्री यहाँ से शुरू होगी जैसे जैसे ब्रिटिश राज करना चालू करेंगे। राइट, सो टुमारो आई विल बी टेकिंग दैट अप, गॉड विलिंग, ईश्वर ने चाहा सब कुछ सही रहा तो। ओके, टेस्ट विद इन 5 मिनट्स। सुबह मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ, आई वोक अप एट, आज बहुत लेट उठा हूँ, 7:30 समथिंग, इट्स वेरी लेट फॉर मी। एनी हाउ, टेक केयर। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? भाई तुम लोग तो 5-6 लोग अभी बैठते हो, जैसे कभी कभार 10, 11, 12 लोग हो जाते हो। नेक्स्ट डे जब उसका सारा सेटल हो जाता है तब तक उसके व्यूज़ मोर देन 20 हो चुके होते हैं। गजब है, गजब है। एनी क्वेश्चंस? सर फोकस एरिया क्या रखें मुगल्स में? सब कुछ, सब कुछ मुगल्स नहीं छोड़ सकते।
मुगल्स को जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह से करो। पहले जो मैंने चार्ट बनाया ना डायनास्टिक दिल्ली सल्तनत में, उसी तरह से फॉलो करो। लिखते चले जाओ नाम, डायनास्टी एक ही है मुगल्स, नाम लिखते चले जाओ सबके। पॉलिटिकली क्या करा, पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का था। देन पहले आर्ट एंड आर्किटेक्चर ले लो तो बेहतर होगा। पॉलिटिकल सिस्टम तो कॉमन रहता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर सबका अलग है। सो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर आ जाओ के नाम पे फोकस रखो। रियल नेम ऊपर लिखो, टाइटल हैं इनके ही सारे, तो यहाँ पर मैं नहीं कह सकता कि फोकस एरिया क्या रखना है। मुगल्स गो डीप क्योंकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल एविडेंसेस मौजूद हैं, है ना। ओके, सो एनीथिंग एल्स, एनीबडी। और कल मैंने फ़ोन करने को कहा था तो बहुत कम फ़ोन है अनफॉर्चुनेटली। एनी हाउ टेक केयर एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।